नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग विज़न IAS की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। कल हमने इसका पहला पार्ट किया था जहां पर 50 क्वेश्चन थे। आज हम 50 से 100 तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे कि हाल के दिनों में प्राण पोर्टल निरंतर सुर्खियों में रहा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और विशेषाधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को नहीं? तो देख लेंगे इसका जो आंसर है दोस्तों। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तो यह भारतीय नागरिक को प्राप्त है। फिर लिखा है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने, संघ बनाने, संचारण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी भारतीय नागरिक को केवल प्राप्त है। फिर लिखा है कि उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रूप में सेवा करने का अधिकार, ये भी केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। और उसके बाद फिर है आपका 4 नंबर। लिखा है कि संसद, राज्य और विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, तो ये भी भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखेंगे। 53 कह रहा है कि किसी विशेष दिन मतदान के समय राज्यसभा में 150 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी सही, कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 54 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर समिति हैं और उनके अध्यक्ष हैं। तो देखिए संघ समिति, तो इसके जो सही है जवाहरलाल नेहरू, इनके सामने जो आंसर है वह सही है। फिर यहाँ पर संचालन समिति है, तो जो संचालन समिति है यह सरदार पटेल यहाँ पर सही नहीं है। और प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद इसको बदल दिया है, तो केवल ऑप्शन ए होगा आपका सही। नेक्स्ट देखेंगे। 55 कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि अनुच्छेद 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है। ठीक है। फिर लिखा है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे। 56 कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता खोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यदि जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक वयस्क संतान की भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन है कि यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। फिर दूसरा है कि यदि किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की जाती है तो राज्य मानव अधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी दोनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। 58 में कह रहा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है कि इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, यह एकदम सही है। इनका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता है, तो
तो यह गलत है। फिर वह क्षेत्रीय परिषदों की बैठक की अध्यक्षता करता है, यह भी गलत है। ये दोनों गलत हैं, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल पहला ही सही है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है कि 59 में सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, तो यह गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली का अनुसरण करता है, तो यह सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही हैं, और अगर हम 2 को एलिमिनेट कर देते तो आपके पास आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, माफ कीजिएगा। 60 में कह रहा है कि भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि गेहूं और धान की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है। फिर दूसरा कह रहा है कि पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में इनका उत्पादन कम हुआ है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि भारतीय मानक ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। फिर दूसरा है कि यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत विनियमित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 61 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय अन्वेषण प्राधिकरण यानी कि NIA संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इस अधिनियम के प्रावधान भारत या विदेश में किए गए उन अनुसूचित अपराधों पर लागू होते हैं जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। फिर दूसरा है कि यह NIA अधिनियम के तहत शामिल अपराधों की सुनवाई करने के लिए राज्य उच्च न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल ऑप्शन ए सही है, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा आपका गलत है। 63 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है। तो पहला आपका द्वैध शासन पद्धति, एकीकृत न्यायपालिका, द्विसदनीय व्यवस्था और लिखित संविधान। तो 63 का हो जाएगा सी, 1, 3 एकीकृत या नहीं होगा, बाकी 1, 3 और 4। तो ऑप्शन यहाँ पर हो गया सी सही। नेक्स्ट देखेंगे, 64 में कह रहा है कि भारत में अपनाए गए चुनाव के तरीकों के संदर्भ में फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन है यहाँ पर कि भारतीय संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम पद्धति निर्धारित की। ठीक है। फिर दूसरा है कि इस प्रणाली में उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए 50% से अधिक मत प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा दोनों ही कथन गलत हैं, ऑप्शन डी। माफ कीजिएगा। और मित्रों, निरंतर अभ्यास करते रहें। मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप रोज़ MCQ सॉल्व करते हैं तो आपका रिवीजन भी होगा और आपको के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि एग्ज़ाम में तब आप पैनिक नहीं होंगे, आपको घबराहट नहीं होगी। इसलिए रोज़ MCQ सॉल्व कीजिए, चाहे किसी भी तरीके से, कहीं से भी खरीद के या मेरे चैनल से या कहीं से, बट सॉल्व रोज़ कीजिए। आगे बढ़ेंगे और 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किन्हें नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए अधिनियमित किया गया है। तो बोनस संध्याय अधिनियम 1965, ठेका श्रम विनिमय और उत्साधन अधिनियम 1970 और बंधित श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो देखिए 65 का हो जाएगा आपका डी, यह चारों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, 66 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। तो देखिए 66 में हम देख लेंगे, ऑप्शन में है राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है। फिर भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के विशेष अधिकारी, यह गलत हो गया। फिर अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो यह भी सही है। फिर अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, यह भी सही है। और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयोग, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी इसका सदस्य नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 67 में कह रहा है कि रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में
वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि यह सतह से हवा में मार करने वाली पोर्टेबल मिसाइल है। फिर लिखा है इसे रक्षा समझौते के तहत इजराइल से खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी संवैधानिक निकाय है। फिर लिखा है कि आयोग अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता, ना कि संसद के सम्मुख। नेक्स्ट देखेंगे। 69 में कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को प्राप्त असाधारण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्य प्राधिकारी की शक्तियों को ग्रहण कर सकता है। फिर लिखा है कि वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। फिर लिखा है कि वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर सकता है या उनसे संबंधित प्रावधानों को निलंबित कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह गलत है। तीसरा वाला, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है यहाँ पे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेंगे तो यहाँ पर पहला कथन है कि ये बॉन्ड 5 वर्ष तथा 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं। फिर इनका द्वितीयक बाजार में व्यापार किया जा सकता है। फिर तीसरा है कि अभी तक अनिवासी भारतीयों को इनमें निवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन 1 और 2। तीसरा गलत है क्योंकि अनुमति प्रदान की गई है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 71 में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता निष्पक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट किया गया है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी दूसरी शक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई। तो तीसरा तो देखिए सही है। देख लेंगे इसका जो सही आंसर है वह है आपका 1 और 3 ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकायुक्त पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि लोकायुक्त पद का गठन सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। फिर दूसरा है किसी राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति सदैव संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। फिर तीसरा है कि लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं और वे राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3 सही, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। 73 में कह रहा है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि डीडीएमए का पदेन अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है। फिर दूसरा है कि डीडीएमए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट देख लेंगे। 74 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की सीमा के बाहर हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा राज्य विधान परिषदों की समाप्ति, फिर संसद द्वारा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन, फिर लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो यहाँ पर 74 का हो जाएगा 1 और 2 सही, तीसरा गलत है। 75 देखेंगे। लिखा है कि भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गईं। ठीक है। उसके बाद फिर लिखा है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाता था। फिर लिखा है कि संविधान सभा के निर्वाचन का आयोजन स्वतंत्रता के बाद किया गया था। तो यहाँ पर 75 में पूछ रहा है कि कथन सही कौन सा है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा नहीं, ये स्वतंत्रता के पहले किया जा चुका था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 76 में लिखा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किन भाषाओं का उल्लेख है। तो 76 का हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर
बोडो, अंग्रेजी, नेपाली, उर्दू, संथाली। और आपको बता दूं कि यहाँ पर है बोडो 8वीं अनुसूची में, और उसके बाद है नेपाली, और उसके बाद है उर्दू, उसके बाद है संथाली, उसमें इंग्लिश नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर है उपकरण और विवरण। अधिकार परिप्रेक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था निर्धारित होती है। फिर लिखा है कि प्रत्यावर्तन एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा लोक महत्व के किसी मुद्दे पर लोगों की राय की जाती है। फिर जनमत संग्रह एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा मतदाता किसी प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटा सकते हैं। तो देखिए उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला ही कथन सही है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे 78 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। फिर लिखा है कि वर्तमान में भारत में 28 और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। फिर दूसरा लिखा हुआ है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में है। तो देखिए यहाँ पर केवल और केवल आपका दूसरा ही कथन यानी ऑप्शन ए सही है, क्योंकि अनुच्छेद में भारत और राज्यों को संघ के रूप में वर्णित नहीं किया गया। लिखा है कि अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। तो इंडिया अर्थात भारत ये लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 679 क्वेश्चन देखेंगे। ग्रे हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है कि यह स्टीम रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस या मीथेन से उत्पादन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर उत्पन्न होने वाले विशिष्ट ग्रे धुएं के कारण इसे ग्रे हाइड्रोजन किया जाता है। तो यह गलत है, आपका ऑप्शन ए पहला ही कथन सही है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से पृथक कर दिया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए प्राधिकृत किया। तो 80 का हो जाएगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे 81 कह रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन कह रहा है कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है। बिल्कुल सही है। फिर लिखा है कि लाभार्थियों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए 81 का केवल पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा है कि संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निर्धारित किया गया है। ठीक है, कथन सही है। और उसके बाद माफ़ कीजिएगा, पहला कथन गलत है। और उसके बाद है वह अपने पद पर राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। तो यह कथन सही है। उसके बाद उसे जो भी सभी विशेषाधिकार और अनुमतियां प्राप्त हों जो राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को उपलब्ध हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI सुर्खियों में था। FSSAI निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है। लोगों को लगता है खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मगर यह है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 84 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा? तो यह दिया था आपका वामन राव वाद 1981 में। नेक्स्ट देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लिखा है कि भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिखा हुआ है कि यह एक न्यायिक नवाचार है जो संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। फिर दूसरा है कि
इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। तो संसद के प्रति नहीं होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता। तो दूसरा भी गलत है और यहाँ पर पहला भी गलत है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखेंगे 86 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों में सरकार की संघीय व्यवस्था है। तो यहाँ पर भारत, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील और मेक्सिको, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यूनाइटेड किंगडम में नहीं बल्कि 1, 2, 3, 4 यानी कि ए भारत में, ब्राज़ील में और मेक्सिको में संघीय व्यवस्था का प्रावधान है। नेक्स्ट देखेंगे 87 में कह रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि इसका गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ था। फिर दूसरा है एन गोपाल स्वामी अयंगर इस समिति के अध्यक्ष थे। तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा कथन गलत है क्योंकि इसके अध्यक्ष आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए यहाँ पर डिजिटल इंडिया 88 में कह रहा है कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। फिर लिखा है कि इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना है। तो 88 का हो जाएगा सी। यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। 89 में देखेंगे, लिखा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसकी स्थापना भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु गठित राजमन्नार आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। फिर दूसरा है कि सतर्कता आयुक्त केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी पद के लिए आहरक नहीं होते हैं। फिर लिखा है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर केवल दूसरा यानी कि यह कथन सही है, बाकी यह सारे कथन गलत हैं। 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर में लिखा है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इस तरह क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर पहला कथन पढ़ लेंगे हम लोग। पहला कथन कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है, एकदम सही है। और लिखा है कि केंद्रीय राजस्व सचिव इस परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 90 का 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। और ये 101वें संविधान संशोधन के द्वारा आप जानते हैं कि अनुच्छेद 279A जोड़ा गया है और उसी के तहत GST परिषद अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट देखेंगे 91 में देखेंगे कि लिखा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक संवैधानिक निकाय है। फिर दूसरा है कि यह बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और बाल अधिकारों के हनन एवं उल्लंघन से संबंधित मामलों को सतह संज्ञान लेता है, यानी कि सुमोटो। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही हैं। 92 में लिखा है कि केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। फिर दूसरा है कि इसकी स्थापना 2005 में चुनाव सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई। फिर यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ही कथन सही हैं। 93 क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देख लेंगे हम लोग युग्मों को और इस पर विचार करेंगे। DPSP के तहत प्रावधान और अनुच्छेद। तो यहाँ पर लिखा है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो यह हो जाएगा आपका 40 तो नहीं है। फिर गोवध पर रोक, तो आपका यह भी कथन 93 का गलत है। और वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 48A। ऑप्शन सी सही होगा। तो कुटीर उद्योग से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है 43 और गोवध से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है 48 आपका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 94 में कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर लिखा है पहला कथन कि यह 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान का हिस्सा नहीं थी। फिर दूसरा है यह न्याय स्वतंत्रता
समता और बंधुत्व को संविधान के उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करती है, तो यह कथन तो सही है। फिर इसे पहली बार 1960 में बेरूबाई संघवाद में संविधान के अंग के रूप में मान्यता दी गई थी, यह भी गलत है और यह भी गलत है। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा कथन सही। नेक्स्ट देखेंगे, 95 में लिखा है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा महाविहार में दानात्मक यानी कि वर्तानुष्ठी स्तूपों की खोज की। इस संदर्भ में नालंदा महाविहार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ह्वेनसांग और इत्सिंग दोनों ने इसका दौरा किया था। फिर लिखा है कि इसे गुप्त और पाल दोनों राजवंशों का संरक्षण प्राप्त था। फिर तीसरा है कि यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। तो 95 का हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका तीनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी। 96 में देखेंगे, 96 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों से संबंधित है, उपबंध प्रदान करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का कुछ मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ता है? तो हम देखेंगे तो यहाँ पर है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1981, फिर है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 तीनों ही कथन सही हैं। चलिए आगे देखेंगे 97 में, और लिखा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन भत्ते और अन्य अनुलाभ भी समान होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, तो यह नहीं, या उसी रूप से हटाया जाता है जैसे कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। 98 में लिखा है कि ऐप आधारित भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि UPI लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI द्वारा प्रदान की गई एक ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा है जो उपभोगकर्ताओं को 1000 रुपये तक के कम मूल्य के ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देती हैं। फिर दूसरा है कि NRE अनिवासी वाह्य खाते वाले सभी अनिवासी NRI अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से UPI प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट देखेंगे 99, और इसमें लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं क्योंकि, तो यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ है कि ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। फिर दूसरा, ये घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं। फिर तीसरा, ये भारतीय संघ में सभी प्राधिकरणों के लिए अनुदेश पत्र के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर, लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया। इस संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित से किससे प्रेरणा प्राप्त की? तो आयरलैंड के संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश पत्र, गांधीवादी विचारधारा और स्वतंत्र भारत का स्वतंत्रता संग्राम। तो देखिए 100 का हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, यह सभी कथन सही हैं, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर आपका सही। तो मित्रों यह था आपका विजन IAS का टेस्ट नंबर 1। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निरंतर अभ्यास करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।